अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पाकिस्तान पीनल कोड हमने शुरू किया था, जिसमें हमने सेकंड जो चैप्टर है उसी से स्टार्ट लिया था और सेक्शन 25 तक हमने देख लिए थी डेफिनेशंस। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशंस देखने वाले हैं और एक बात है कि जो डेफिनेशंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने वाला कुछ ख़ास होता नहीं है, क्योंकि मज़ीद जब हम आगे जाते हैं इसमें बेरक में तो हमें इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन मिल जाती। ठीक है, तो ये सिर्फ हमें समझाने के लिए दी गई होती हैं और इनकी जो एक्चुअली एक्सप्लेनेशन है और जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन है वो हमें आगे बेरक में मिलती है। तो इसलिए जो ये डेफिनेशंस हैं उनको बस याद रखना ज़रूरी है ताकि हमें पता हो कौन सा सेक्शन किस की बात करता है। लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है, वो ये कि पिछली दफ़ा मैंने आपको 25 जो सेक्शंस है वो करवाए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि ये ज़्यादा हैं, उनके पास शायद टाइम नहीं है या जो भी मामलात हैं वो उनको ये ज़्यादा लगे। ठीक है, और इतने ज़्यादा याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आज फिर मैं आपको नेक्स्ट 10 सेक्शन ही करवाऊँगी, ज़्यादा नहीं करवाऊँगी, ताकि आपको याद रहें। वो कहते हैं ना कि थोड़ा करें लेकिन इतने अच्छे तरीके से करें कि वो आपको भूले नहीं। ठीक है, तो हम वैसे चलेंगे, लेकिन मेरा जो पॉइंट है इस पे वो ये है कि अब माशाल्लाह आप ला ग्रेजुएट्स हैं और ला कर लिया है आपने। नेक्स्ट आप प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे तो छोटा छोटा जो है थोड़ा सा इससे बाहर निकल के थोड़ा ज़्यादा अपने जहन पे लोड डालने की आदत डालें ताकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में जो है सरवाइव कर सकें। बहरहाल जी, इस दफ़ा तो हम 10 सेक्शन ही करने वाले हैं क्योंकि हमने सबको साथ लेके चलना होता है। तो शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 26 से, जिसकी हेडिंग है रीज़न टू बिलीव और इसकी स्टेटमेंट है अ पर्सन इज़ said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise। ठीक है, देखिए हम किसी भी चीज़ पे यकीन रखते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह लाजमी होती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी वजह के बिना किसी दूसरी चीज़ पे यकीन रखें। तो ये जो सेक्शन है ये भी हमें यही बात करता है कि अगर कोई शख्स किसी बात पे यकीन रखता है तो उसके पास लाजमी उस यकीन की कोई ना कोई ठोस वजूहात मौजूद होंगी, और अगर नहीं है तो फिर उसका जो यकीन है वो नहीं माना जाएगा। अगला है सेक्शन 27 प्रॉपर्टी इन पोसेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट, यानी कि अगर किसी शख्स की बीवी, क्लर्क या सर्वेंट के कब्जा में कोई प्रॉपर्टी हो तो वो किसकी मानी जाएगी। व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोसेशन ऑफ पर्सन's वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन इट इज़ इन दैट पर्सन's पोसेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। ये जो सेक्शन है और ये जो कोड है ये हमें कहता है कि अगर किसी शख्स की बीवी, क्लर्क या सर्वेंट के कब्ज़ा में कोई चीज़ है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो जो चीज़ है भले उस पर कब्ज़ा किसी का भी है लेकिन वो बिलोंग करती है मालिक से, उस दैट पर्सन से जिसके मुतल्लिक हमने जानना है। क्यों? क्योंकि जो बीवी है उसके कब्ज़ा में कोई चीज़ है तो भी वो हिफाजत के लिए है, अगर क्लर्क या किसी मुलाजिम के कब्ज़ा में कोई चीज़ दी गई है तो वो भी हिफाजत के लिए दी गई है, जबकि उसका जो असल मालिक है वो वही शख्स है जिसके मुतल्लिक हम एज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसकी एक्सप्लेनेशन, छोटी सी एक्सप्लेनेशन है अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पररीली ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और सर्वेंट इज़ अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यहाँ पे क्लर्क और सर्वेंट की जो डेफिनेशन है वो बता दी गई है कि जो क्लर्क होते हैं, जो सर्वेंट होते हैं, भले वो थोड़ी देर के लिए रखे गए हों या लंबे अरसे के लिए रखे गए हों, वो क्लर्क और सर्वेंट की डेफिनेशन पे पूरे उतरते हैं। नेक्स्ट है जी काउंटरफिट। काउंटरफिट सेक्शन 28 में जालसाजी, इसकी क्या स्टेटमेंट है। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट who causes one thing to resemble an other thing, जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिलता हुआ बनाए, intending by means of that resemblance to practice deception, यानी कि वो उस resemblance के ज़रिए किसी को धोखा देना चाहता हो, और knowing और जानता हो it to be likely that deception will thereby be प्रैक्टिस्ड, और वो ये जानता हो कि ये जो जालसाजी है ये किसी को इस बात पे यकीन करने पे मजबूर करेगी कि वो जाली चीज़ सही है और हकीकत पे मबनी है।
यानी कि जो एक शख्स है वो एक चीज़ बनाता है किसी दूसरी चीज़ से मिलते हुए, और उसकी नीयत ये है कि वो दूसरे शख्स को धोखा दे के कुछ फ़ायदा हासिल करे, तो उसको हम कहते हैं ये काउंटरफिट है, ये जालसाजी है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ला गेट में आ चुका है, जहन में रखिएगा। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है। Explanation number 1, it is not essential to counterfeiting that the imitation should be exact। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर जालसाजी का किसी पे इल्ज़ाम लगा है या मुकदमा है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हूबहू हो, बस ऐसा है कि कुछ ना कुछ मुशाबत मिलती हो तो हम कहेंगे कि इसने काउंटरफिट किया है। नेक्स्ट है इसकी एक्सप्लेनेशन नंबर 2, व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल एन अदर थिंग। जब एक शख्स किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिलता जुलता बनाता है, एंड द रिजेंबलेंस इज सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाय, और वो रिजेंबलेंस ऐसी होती है कि कोई दूसरा शख्स अगर उसको देखे तो वो उस रिजेंबलेंस से धोखा खा जाए। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, तो ये माना जाएगा, ये सोचा जाएगा, अनटिल द कंट्री इज प्रूव्ड, या हता कि जो उसके मुख्तलिफ है वो साबित ना हो जाए कि ऐसा नहीं था। ठीक है, मुख्तलिफ साबित होने का मतलब है कि ये प्रूव ना हो जाए कि ये जो मुशाबत है ये इसके लिए नहीं थी, ये ऐसी नहीं थी। तो क्या होगा, दैट द पर्सन सो कॉजिंग द वन थिंग टू रिजेंबल द अदर थिंग intended by means of that resemblance to practice deception, or known it to be likely that deception would thereby be practiced। तो ये माना जाएगा कि ये जो शख्स है उसने ये जो रिजेंबलेंस की है वो किसी दूसरे शख्स को धोखा या फरेब देने के लिए की है और वो जालसाजी का मुर्तकिब हुआ है। ये एक्सप्लेनेशन ये बात करती है इसकी। और जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है वो कहती है कि बहुत ज़्यादा मुशाबत होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉपी बना दी जाए, नहीं। अगर कोई चीज़ इस तरह की है कि वो किसी दूसरे शख्स को धोखे में डाल देती है पहली चीज़ के साथ मुंसलिक करके, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये काउंटरफिट है, ये जालसाजी है। नेक्स्ट है सेक्शन 29, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज़। ये क्या कहता है, द वर्ड डॉक्यूमेंट जो लफ्ज़ दस्तावेज़ है, डी नोट्स ज़ाहिर करता है एनी मैटर, कोई मामला, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, कोई मामला जो लिखा गया हो, वजाहत की गई हो, एनी सब्सटेंस किसी शय पे, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, किसी भी ज़रिए से, चाहे वो लेटर हो, फिगर हो या कोई मार्क हो, उसके ज़रिए से, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, या इन ज़रियों के अलावा कोई ज़रिया हो, इंटेंडेड टू बी यूज्ड, और उसको लेके जो हमारी सोच हो, जो हमारा इरादा हो इस्तेमाल करने का, और विच में बी यूज्ड, या वो इस्तेमाल किया जा सकता हो, एज एविडेंस ऑफ डैट मैटर, उस मामले में सबूत के तौर पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट है, ये दस्तावेज़ है। वो चेक हो सकता है, वो मुआहिदा हो सकता है, वो आपकी लिखी कोई तहरीर हो सकती है विद सिग्नेचर्स, ठीक है, वो कोई आपका जो है एक, अगर आपके इनिशियल्स हैं वो हो सकते हैं। इट्स मीन कि कोई भी ऐसी चीज़ जो सबूत के तौर पे पेश की जा सकती हो किसी मखसूस मामले में, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपने पहले भी कहीं पढ़ा है, याद आता है आपको आपने कहाँ पे पढ़ा है? ये सेम मिलती जुलती जो अल्फाज हैं, जो डेफिनेशन है, ये हमने QSO में आर्टिकल 2B में पढ़ी है। वो भी डॉक्यूमेंट की तारीफ़ करता है और उसमें बहुत सारी मिसालें भी दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मिसालें दी गई हैं जो अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक्सप्लेनेशन है इसी सेक्शन की, वो देख लेते हैं। इट इज़ इमटेरियल by what means or upon what substance the letter, figures or marks are formed, or whether the evidence is intended for or may be used in a court of justice or not। वो कह रहा है कि ये बिल्कुल भी गौरतलब बात नहीं है कि किस शय पे, यानी कि किस चीज़ पे और किस तरीके से वो जो लिखत पढ़त है वो हुई है, या जो भी मार्क्स हैं, फिगर हैं, वो लिखे गए हैं, या किसी कोर्ट में बतौर सबूत देना मकसूद है भी कि नहीं है, ये बिल्कुल इसके अलावा सी बात है। लेकिन कोई चीज़ जो लिख दी जाए किसी सब्सटेंस पे और वो याददाश्त के तौर पे हो, और उसको ले के ये जहन हो कि ये एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल की जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के बाद इलस्ट्रेशंस हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट, चेक,
पावर ऑफ अटर्नी, मैप और प्लान, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस जो किसी पेपर पे लिखी गई होती हैं वो डॉक्यूमेंट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं और वो डॉक्यूमेंट होती हैं। एक्सप्लेनेशन 2 कहती है वट एवर इज़ एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड बाय mercantile or other usage shall be deemed to be expressed by such letter, figures or mark within the meaning of this section although the same may not be actually expressed। यानी कि अगर एक चीज़ पे जो रिवाज है, ठीक है, जो रिवाज चल रहा है उसके मुताबिक कोई मार्क्स है, फिगर है या लेटर लिख दिया गया है, हालांकि उसका वो इस्तेमाल ना भी हो, ठीक है, वो जहन में ना भी हो कि ये एज अ डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन वो भी डॉक्यूमेंट के तौर पे ही कंसिडर होता है, ठीक है, चाहे आपका जहन हो चाहे ना हो, चाहे आपका इरादा हो चाहे ना हो, लेकिन वो एज अ डॉक्यूमेंट ही यूज़ किया जाएगा, एज अ डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 की इलस्ट्रेशन है, जल्दी से हम देख लेते हैं। ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू हिज ऑर्डर। द मीनिंग ऑफ द एंडोर्समेंट एज एक्सप्लेन्ड बाय द मर्केंटाइल यूजेज इज दैट द बिल इज टू बी पेड to the holder. The endorsement is a document and must be construed in the same manner as if the words pay to the holder or words to that effect had been written over the signature। अब ये जो जो हमारे पास इलस्ट्रेशन है वो कहती है कि जो ए है उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपना नाम लिख दिया है और वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके हुक्म पे ही काबिल अदायगी होगा। तो जो मर्केंटाइल लॉ है उसमें ये बात दर्ज की गई है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के ज़रिए दूसरे को पैसे मिलने हैं, उसको उसकी पेमेंट मिलनी है, ठीक है। तो अगर किसी ने उसके पीछे अपना नाम लिख भी दिया है या कोई मार्क फिगर कुछ ऐड कर भी दिया है तो भी ये लिखा गया है उसमें मर्केंटाइल लॉ में कि अगले बंदे को ये चीज़ पे करनी है आपने, तो वो क्या है, वो एज अ डॉक्यूमेंट ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये चीज़ हमें लॉ में बता दी गई है। कौन से लॉ में? जो यूजेज एंड वो मर्केंटाइल लॉ में लिख दी गई है, ठीक है। यानी कि एक चीज़ जो यूजेज और मर्केंटाइल में लिख दी जाए और बयान कर दी जाए वाज़ेह तौर पे और वो काम हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट है, ये एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन पे जाने से पहले एक बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगी कि ये जो लेंथी सेक्शंस होते हैं, जिस तरह अभी हमने सेक्शन 29 पढ़ा है, और मुझे पता है आप लोगों ने रोला डाल देना ये तो इतना मुश्किल है, याद नहीं होता फ़लाँ वगैरह, तो मेरी बात सुने, ये जो सेक्शंस होते हैं इनको मुकम्मल समझाने का मकसद होता है आपके कंसेप्ट क्लियर करवाना। अगर किसी सेक्शन को लेके आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको ये याद है कि इस सेक्शन में ये बात लिखी गई थी और ये बात नहीं लिखी गई थी, तो बस आपका काम मुकम्मल है, आपको वो चीज़ आती है। तो बिल्कुल डर खौफ पैदा नहीं करते और कोशिश करते हैं कि चीज़ को इस तरह से याद किया जाए कि आज से 10 साल बाद भी आपसे कोई पूछे तो वो आपको आती हो। बहरहाल नेक्स्ट है सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अ वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट। ए जो वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी है वो बयान करता है दस्तावेज़, यहाँ पे भी दस्तावेज़ की बात की गई है, विच इज़ जो हो और परपोज टू बी या जो माना जाता हो, आ डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ वेयर बाय जहाँ पे एनी लीगल राइट कोई कानूनी राइट कोई कानूनी हक इज़ क्रिएटेड तख्लीक किया गया हो, एक्सटेंडेड ख़त्म किया गया हो, ट्रांसफर्ड किसी को जो है ट्रांसफ़र किया गया हो, रिस्ट्रिक्टेड महदूद किया गया हो, एक्सटिंग्विश्ड बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया हो, मुकम्मल तौर पे वैनिश, और रिलीज या उसको जो है रिलीज़ किया गया हो, और वेयर बाय और जहाँ पे एनी पर्सन कोई शख्स एक्नॉलेज करता है डैट ही लाइज अंडर लीगल लायबिलिटी, वो ये मानता है कि उसके ऊपर ये लीगल कानूनी ज़िम्मेदारी है, और हैज़ नॉट सर्टन लीगल राइट्स या वो ये जो सर्टन मखसूस कानूनी राइट्स हैं वो नहीं रखता या वो रखता है, ठीक है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो कानूनी राइट को कानूनी हक को
क्रिएट करता हो, ख़त्म करता हो, ट्रांसफ़र करता हो, रिस्ट्रिक्ट करता हो, रिलीज़ करता हो, या कोई ऐसा शख्स जो एक्नॉलेज करे कि उसके ऊपर एक सर्टन लीगल लायबिलिटी है या नहीं है, या वो सर्टन लीगल राइट रखता है या वो नहीं रखता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। यहाँ पे ये जो अल्फाज है ना, क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, रिस्ट्रिक्टेड, ये फ़लाँ फ़लाँ, ये तमाम के तमाम अल्फाज इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई ना कोई एक वो एज आ ऑप्शन दे देता है एग्जामिनर, तो कोशिश करें कि ये आपको थोड़े थोड़े फिंगर टिप्स पे याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इलस्ट्रेशन है, वो क्या है, ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, सेम एज इट इज़ ऊपर वाली लग रही है ना, वैसे ही है। एज द अफेक्ट ऑफ हिज एंडोर्समेंट इज़ टू ट्रांसफ़र द राइट टू द बिल टू एनी पर्सन हु मे बिकम द लॉफुल होल्डर ऑफ इट, द एंडोर्समेंट इज़ अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। यानी कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज पे अगर किसी शख्स ने अपना नाम लिख दिया है और उस वो एंडोर्समेंट होती है किसी चीज़ पे नाम लिखना, उसमें ऐड करना, ठीक है। और ये जो एंडोर्समेंट है ये अफेक्ट होगी जब वो बिल किसी दूसरे पर्सन को दे देगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी, ठीक है। जहाँ पे कोई राइट क्रिएट किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए और ख़त्म किया जाए एंड सो ऑन, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। नेक्स्ट बड़ा छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 31 है, आ विल, ठीक है, वसीहत, बहुत इंपॉर्टेंट है, लागत में आ चुका है, याद रखिएगा। आ वर्ड्स आ विल, वसीहत, डिनोट, जाहिर करता है एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। ये छोटा सा है, ये एज इट इज़ आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है सेक्शन 32, वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स include illegal omissions in every part of this code except where contrary intention appears from the context. Words which refer to acts done extend also to illegal omission. इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन ये है कि एक काम जो करने का कहा गया हो, ठीक है, लेकिन वो शख्स वो काम ना करे, यानी कि कानूनी तौर पे एक काम करने का कहा गया हो, उस पर ड्यूटी आयद होती हो, बाउंड हो, वो ना करे, तो वो जो चीज़ है वो भी इस में शामिल होगी, इस कोड में ही वो पढ़ी जाएगी और उसी के मुताबिक उसको समझा जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 33, एक्ट और ओमिशन। एक्ट का मतलब होता है काम यानी कि फेल, और ओमिशन का मतलब होता है छूट, यानी कि ऐसा काम जिसमें आपको छूट हो या आप वो काम ना करें, ठीक है। द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट, ठीक है। यानी कि जो लफ्ज़ एक्ट है, फेल है, वो जाहिर करता है सीरीज़ ऑफ एक्ट को भी एज अ सिंगल यानी कि एक फेल के तौर पे, और द वर्ड ओमिशन, और जो वर्ड छूट है, ओमिशन है, डी नोट्स जाहिर करता है एज वेल एज अ सीरीज़ ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन, ठीक है। ये वॉइस वर्सा है और इसको आपने एज इट इज़ ही याद करना है, इम्पॉर्टेंट है। मेरे ख़्याल से ये लागेट में आ चुका है, मैं इस पे श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि ये लागेट में आ चुका है। नेक्स्ट है सेक्शन 34, एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पक्का आया। क्या है इसकी स्टेटमेंट, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज़ डन बाय सेवरल पर्सन्स, कौन सा एक्ट, क्रिमिनल एक्ट, ठीक है, इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, each such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके, बहुत सारे अशख़ास मिलके एक क्रिमिनल एक्ट को डन करते हैं, एक क्रिमिनल एक्ट करते हैं, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि ये फ़र्दन सब ने किया, ठीक है, चाहे उसने किया या नहीं किया, लेकिन वो उसमें शामिल है, तो हमारा ये परसेप्शन हो जाती है कि ये जो क्रिमिनल एक्ट है ये फ़र्दन इन तमाम ने किया है, और उन पे जो है वो उसी के मुताबिक मुकदमा चलता है, उसी के मुताबिक सारा प्रोसीजर होता है। यहाँ पे एक बात जहन में रखनी है कि अगर कोई ऐसा मामला ना हो, ठीक है, मुश्तरका इरादा ना हो, तो फिर हम फ़र्दन ये बात नहीं समझ सकते कि इस शख्स, ये जो बाकी के अशख़ास हैं, इन्होंने भी वो एक्ट किया है, यानी कि इस फेल को करने के लिए कॉमन इंटेंशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है सेक्शन 35, when such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention,
कौन सा एक्ट है ये अभी हम देखते हैं। वेन एवर एन एक्ट विच इज़ क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग विद द क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन इज डन बाय सेवरल पर्सन्स, each of such person who joins the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with the knowledge or intention। ये जो सेक्शन है ये भी पूरा पिछले वाले सेक्शन से ही पे बसता है, यानी कि अगर एक क्रिमिनल एक्ट और उस क्रिमिनल एक्ट का नॉलेज बहुत सारे लोग रखते हैं, वो क्रिमिनल एक्ट किया गया है, तो ये भी हम ऐसे ही मान के चलेंगे कि वो जो क्रिमिनल एक्ट है वो फ़र्दन एक एक शख्स ने जो भी उसमें शामिल है उसने किया है, और जो ज़िम्मेदारी है उन सब पे एज़ इट इज़ ही आयद होगी। नेक्स्ट एक और सेक्शन मैं करवाने वाली हूँ, ये लास्ट है, इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट हम बाकी के जो रहते हैं वो अगले लेक्चर में करेंगे। सेक्शन 36 है अफेक्ट कॉज्ड पार्शली बाय एक्ट एंड पार्शली बाय ओमिशन। ठीक है, एक्ट अभी हम पढ़ के गए, फेल है। ओमिशन हमने देखा कि वो तर्क कह दें, छूट कह दें, जो भी आपको ईजी लगता हो। whoever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense. It is to be understood that the causing of that effect partially by an act or partially by an omission is the same offense। ये जो सेक्शन है ये हमें कहता है कि एक ऐसा काम हुआ है जिसमें जो उस काम का अफेक्ट है वो पार्शली ओमिशन में भी फॉल करता है और पार्शली एक्ट में भी फॉल करता है, तो हम वो दोनों ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब उन दोनों को कंसिडर करते हुए जो नतीजा निकलेगा उसको हम जुर्म मानेंगे, उसको हम सही मानेंगे। यानी कि इस सेक्शन की जो डेफिनेशन है जो इस सेक्शन में बयान किया गया है उसमें हम पार्शली ओमिशन और पार्शली एक्ट दोनों को कंसिडरेशन में रखते हुए जुर्म का जो नतीजा है वो अखज़ करते हैं। इसकी छोटी सी इलस्ट्रेशन है, ए इंटेंशनली कॉजेज जीज डेथ पार्शली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव जीज फूड एंड पार्शली बाय बीटिंग जी ए हैज़ कमिटेड मर्डर। अब इस इलस्ट्रेशन में दो बातें बयान की गई हैं कि जो ए है उसने जी का मर्डर किया, कुछ उसको खाना खिलाने से, ठीक है, और कुछ उसको मारने से। काम तो उसने दोनों ही किए हैं, ठीक है, तो कुछ एक्ट है और कुछ क्या है, ओमिशन है। तो ये दोनों ही कंसिडर होंगे और फाइनली हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि जो ए है उसने जी का कत्ले अम्द किया है। ठीक है, यानी कि वो कत्ल के जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। सेक्शन 26 से सेक्शन 36 तक आज हमने देखे हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो फाइनल लेक्चर होगा, उसमें मैं ये ना सुनूं कि जो सेक्शन है वो ज़्यादा है या लेंथी है, जो भी है हमने करना है, सिलेबस में मुकम्मल करना है। ठीक है, और सेकेंडली ये जो आज का लेक्चर है इसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है, प्रिपेयर करना है। कहीं पर समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और किताब खोल के एक दफ़ा लाजमी पढ़ना है ताकि कुछ बातें आपके जहन में फीड हो जाएं। ठीक है,